हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। स्वागत है आप सभी का सागा सिटी हब में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं डेंटल केरीज के बारे में। डेंटल केरीज होता क्या है, उसके कारण के बारे में जानेंगे। कुछ बैक्टीरिया कॉज करते हैं उसको, उस बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। होता कैसे ये भी जानेंगे। आइए चलते हैं डेंटल केरीज के बारे में। डेंटल केरीज होता क्या है? डेंटल केरीज सिंपल वे में हम इसको टूथ डीके बोलते हैं। दांत का सड़ना या उसमें कीड़ा लगना, इसी सारी प्रोसेसेस को हम डेंटल केरीज बोलते हैं, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में। जैसे कि मेरा वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स के अलावा नॉन मेडिकल, नॉन डेंटल स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं बोलूँ वही मेरा यही कोशिश रहता है कि मेरे वीडियो को जो भी देखे बच्चा भी समझ है मैं क्या संदेश या क्या उद्देश्य है मेरा ये बताने का, समझाने का। सबको जानकारी मिलनी चाहिए बराबर की। आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। डेंटल केरीज मे बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स इन विच decalcification of the hard part of the tooth or inorganic part of the tooth, such as enamel and dentine, and destruction of the organic part or soft part of the tooth, such as the pulpal tissues or pulp, by the organic acid released by anaerobic bacteria which are present in our mouth, which can cause cavitation. सिंपली ऐसे मैंने बताया कि दांत के सड़ने की प्रोसेस को या उसमें कीड़े लगने की प्रोसेस को हम डेंटल केरीज बोलते हैं। ये तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब एक बार केरीज लग जाता है दोबारा हम उसको वहाँ सही नहीं कर सकते, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। रिस्टोर करेंगे तो फिलिंग मटेरियल द्वारा या जो मसाला भर के हम करते हैं वैसे ठीक नहीं हो सकता वो। आइए आगे जानते हैं कि ये होता कैसे है, कि कौन से या किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु के द्वारा ये होता है। जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि केरीज को इनिशिएट करता है। ये तो जैसे ये बदमाश होता है, इनिशिएट करने का काम ही करता है। और इनिशिएट तो ये कर दिया, उसको आगे ले जाने वाला काम, फॉरवर्ड वाला काम कौन करता है? तो दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे दुष्ट बैक्टीरिया का नाम यही है। बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो हम यहाँ बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा बैड बैक्टीरिया या खतरनाक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि केरीज को जो इनिशिएट किया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो बंदा ये उसको आगे तक ले जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके कार्य को प्रगति पे ले जाऊंगा, निरंतर लेके जाता रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता। उसका यही उसने कसम खाई होती है कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की बेइज्जती नहीं होने देनी, जो किया है उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसको ट्रेडिशन मानता है, परंपरा मानता है। दोनों बैक्टीरिया बहुत ही बदमाश होते हैं, बहुत दुष्ट होते हैं, जो कि एक अच्छे खासे दांत को सड़ाने में, इसको खत्म करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इनकी इटियोलॉजी के बारे में जानेंगे या कारण या कैसे होता है। आइए आगे इसको जानते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि मैं जितना जो बोल रहा हूँ बहुत ही सरल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा वीडियो जो भी देख रहे हो अच्छे से समझ जाए, उनको कोई डाउट ना रहे। मैं यही कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग माई बेस्ट। ये जानते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि दांत के अच्छे खासे दांत को हमारे खराब कर देते हैं। आगे चलते हैं और हम ये जानते हैं कि मुख्यतः कारण कौन से हैं डेंटल केरीज के, दांत के सड़ने का। पहला कारण ये है, जिसको मैं कोरिलेट करूंगा डाइट से, खान पान से, बायोफिल्म एंड डाइट। दूसरा कारण जेरोस्टोमिया एंड इसको दूसरे भाषा में इसको ड्राई माउथ भी बोलते हैं। तीसरा कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है डेंटल केरीज में, जिसको कहते हैं पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है, तो आइए एक एक स्टेप को हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही तो दोस्तों मैं यही सोचता हूँ कि अच्छे से समझा सकूं, ताकि कोई डाउट आप लोगों के अंदर ना रहे। तो लेंदी होगी उसके लिए आई एम सॉरी। तो आइए चलते हैं आगे, डिटेल में थोड़ा जानेंगे। ये पहला कारण, सबसे मुख्यतः कारण बायोफिल्म, जिसको हम प्लेग बायोफिल्म भी बोलते हैं। ये होता क्या है? सबसे बड़ा खतरनाक कारण ये होता है, सारा लोचा यहीं से स्टार्ट होता है, बायोफिल्म से। बायोफिल्म ही जड़ है। जब हम बायोफिल्म बनने ही नहीं देंगे तो डेंटल केरीज होगा ही नहीं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बायोफिल्म होता क्या है। इसको हम कोरिलेट करेंगे डाइट से। बायोफिल्म, इसको प्लेग बायोफिल्म बोलते हैं। ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है हमारे दांतों के
बीचों बीच में होता है, सरफेसेस पे हो सकता है, आगे साइड में, पीछे साइड में, कहीं भी ये हो सकता है और होता भी है। ए सॉफ्ट टेनेसियस फिल्म प्रेजेंट ऑन द टूथ सरफेस। और ये बनता किससे है, आइए ये भी जानते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे बनता है। इसमें मुख्यतः ज़्यादातर इसमें बैक्टीरिया होते हैं और सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा इसमें होता है फूड डेब्रीज, जैसे हम कुछ खाना वगैरह खाए, कुल्ला नहीं किया, हम अपने माउथ को वॉश नहीं किया, तो कुछ खाना फंसा रहता है तो वो जाके बायोफिल्म बनाता है। तीसरा रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, जो थोड़ी खराब वेसल्स हो जाती हैं, माइक्रो वेसल्स होती हैं, वो भी रप्चर्ड होने से वो भी जाके इसमें स्टिक, क्योंकि स्टिकी नेचर होता है, ये स्टिक कर जाता है। तो जो रप्चर्ड वेसल्स होती हैं वो भी जाके इसमें चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं। ल्यूकोसाइट्स, कुछ ल्यूकोसाइट्स भी आ जाते हैं इसमें, कुछ टिश्यूज भी रहते हैं, फूड डेब्रीज बता ही दिया मैंने। इन सभी चीज मिलके बायोफिल्म बनता है, या इसको अदर भाषा में प्लैग बायोफिल्म बोलते हैं। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, चिपचिपी सी, दांतों के ऊपर, दांतों के बीचों बीच में भी हो सकती है। ये जानते हैं कि हम इसको डाइट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। डाइट में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, जाइलोटॉल, मैनिटॉल, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। सबसे खतरनाक, सबसे छोटा, सबसे खोटा सुक्रोज होता है। जैसे कहते नहीं, जो छोटा होता है वो खोटा होता है, तो इसका मोलिकुलर वेट ही लो होता है, तो छोटा हो गया तो खोटा हो गया। और चिपकू नेचर का होता है, इसे कुछ लोग चिपकते हैं तो खतरनाक होते हैं, तो ये भी चिपकू नेचर का होता है, स्टिकी नेचर। एंड और ये ओरल बैक्टीरिया के द्वारा इजिली फर्मेंट होता है। फर्मेंटेशन मतलब एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एनर्जी देने का काम करते हैं। जब एनर्जी पाएगा तो खुरापात तो करेगा ही बैक्टीरिया, जैसे कि पहले से ही वो दोनों बैड बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलस। वो बनाता है, स्टार्ट करता है तो फॉरवर्ड ले जाता है, चलो भैया आपके कार्य को मैं प्रगति पे ले जाता हूँ। और दूसरी बात हम यहाँ जानेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज में नहीं होता है, जैसे हमने खाया सुक्रोज रिलेटेड बेवरेजेस लिए हमने, तो हमने कुल्ला नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया, तो कुछ पड़े उसमें सुक्रोज के कंटेंट्स कुछ हमारे माउथ में पड़े रहते हैं। हमने कुल्ला नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया, तो वहीं पे बायोफिल्म पे ही स्टिकी नेचर होता ही, चिपकू, तो उसी पे चिपक जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगते हैं, कोलोनाइजेशन होने लगता है। बैक्टीरिया अपने, एक ही बैक्टीरिया काफ़ी होता है टूथ केरीज के लिए, लेकिन जब हजारों करोड़ों बैक्टीरिया उसमें हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हमारे दांत का क्या हाल होने वाला है। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज, ये ओरल बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन इसका होता है, जो कि उसके बाद एसिड बनाता है, जिसका पीएच 4.5 से 5.5 तक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और हमारे ओरल कैविटी का जो पीएच होता है वो 6.8 to 7 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। तो जब एसिडिक नेचर आएगा तो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं और केरीज काज करते हैं, खतरनाक और ही खतरनाक बन जाते हैं बैक्टीरिया। सिंपली इसे कहते हैं बैक्टीरिया प्लस सुक्रोज या शुगर प्लस टूथ इज इक्वल टू ऑर्गेनिक एसिड इज इक्वल टू डेंटल केरीज। सिंपल सी बात है। और आइए हम जानते हैं दूसरे कारण के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जेरोस्टोमिया, या सिंपली वे में हम इसको ड्राई माउथ बोलेंगे। ड्राई माउथ होता कैसे है? ड्राई माउथ दो केस में हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने माउथ ब्रीथिंग कर रहे हो, माउथ ब्रीथिंग करते समय ड्राई माउथ होता है, उससे भी चांसेस बढ़ते हैं केरीज के। अभी वो बताऊंगा आगे कैसे होता है। सेकेंडली जब हम कोई ड्रग्स लेते रहते हैं, कोई बीमारी रहती है, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एमिट्रिप्टिलिन, नॉन ट्रिप्टिलिन, एंटी डिप्रेसेंट, डुलोक्सिटिन, डायपॉक्सिटिन, कुछ डायोटिक्स हो गए, कुछ हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गए, मेट्रोप्रोलाल वगैरह, कुछ एंटीहिस्टामिन हो गए जैसे कि क्लोराम्फेनियम एलिएट, साइप्रोहेप्टेडिन, कुछ इस तरह के ड्रग्स जो हम लेते हैं बीमारी में, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि जेरोस्टोमिया हो गया। कुछ एंटीसाइलोगॉक्स ड्रग्स भी होते हैं, ड्रग्स हैं जो कि हम लेते हैं और साइड इफेक्ट की तौर पे वो ड्राई माउथ करते रहते हैं। जैसे कि मैंने जैसा कि फिरोसोमाइड हो गया, टॉर्सेमाइड हो गया, डायोटिक्स हो गए, कुछ मेटोप्रोलाल ड्रग्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव इन नेचर होते हैं,
एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हो गए, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो गए, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, कुछ एंटी डिप्रेसेंट हो गए, डायपॉक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम बीमारी में लेते हैं और साइड इफेक्ट के तौर पे जेरोस्टोमिया क्रिएट करते हैं, ड्राई माउथ क्रिएट करते हैं माउथ में। और जैसे किसी की सांस फूल रही हो या वो इनहेलर लेते हैं, आस्थाली इनहेलर या डेरिफाइलिन टैबलेट, जो भी इस तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो भी जेरोस्टोमिया क्रिएट कर सकते हैं और करते भी हैं। उन सारे पेशेंट में ड्राई माउथ का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ड्राई माउथ का चांसेस रहेगा तो केरीज का भी चांसेस बढ़ेगा। और केरीज का चांसेस कैसे बढ़ेगा? जैसे कि सलाइबा, जब बैक्टीरिया, भगवान बैड बैक्टीरिया हमारे मुंह में दिए हैं तो सलाइबा भी दिए हैं, अस्त्र शस्त्र भी दिए हैं मारने के लिए। तो कैसे? जैसे कि बैक्टीरिया आते हैं हमारे मुंह में, रहते हैं हमेशा, बैक्टीरियाज होते हैं जो बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं। बस उस सलाइबा जो हमारा सिक्रीशन होता है सलाइबा, एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइबा प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मली। इतना करता है तो डेंटल केरीज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल नेचर होता है सलाइबा। उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल नेचर होते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज हो गया, लैक्टोपैराक्सीडेजेज, लैक्टोफेरिन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइसोजाइम एंजाइम, ये सब एंटी बैक्टीरियल नेचर के होते हैं। ये किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो इससे चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं अगर प्रॉपर फ्लो ऑफ सलाइबा होता है। लेकिन जेरोस्टोमिया में हाइपो सिक्रीशन ऑफ द सलाइबा हो जाता है तो डेंटल केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया अल्कलाइन नेचर में नहीं रह पाता और हमारे मुंह का नेचर, हमारे ओरल कैविटी का नेचर 6.8 to 7 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। एंड हमारे जो सलाइबा सिक्रीट होता है उसका भी, वो भी स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। जिस कंडीशन में इस कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाती और ये बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम हो जाता है। सिंपल वे में हम जानेंगे सलाइबा नेचुरल एंटी कैरोजेनिक नेचर का होता है। आइए जानते हैं तीसरे कारण के बारे में, जो कि हमने पुअर ओरल हाइजीन अपना रखा है, अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी है, जल्दबाजी में ब्रशिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से जो प्लेक होता है, बायोफिल्म होता है, उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, उससे भी बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर सकता है, कोलोनाइज कर सकता है और डेंटल केरीज लास्ट में होने लगता है। पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है डेंटल केरीज में। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इस्तेमाल न करना, कुछ भी खा लिया, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा लिया, कुल्ला नहीं किया, वैसे चले गए तो 1-2 घंटे बाद तो फर्मेंटेशन होने लगेगा और बैक्टीरिया अपना केमिकल रिलीज करेगा, जिससे कि ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेगा, जिससे केरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जानेंगे क्लासिफिकेशन भी है इसका एंड कुछ थ्योरीज भी हैं, हम आगे वीडियो में जानते रहेंगे सेपरेट वीडियो में। आइए कुछ क्वेश्चन जानते हैं नीट पीजी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा टूथ होता है उसमें इंट्रापल्पल प्रेशर कितना होता है? नीट पीजी का क्वेश्चन है। पल्पल प्रेशर इनसाइड द टूथ इज 10 mmHg। दूसरा क्वेश्चन, जो पुरकिंज सेल्स होता है कहाँ पाया जाता है? पुरकिंज सेल्स फाउंड इन सेरेब्रम। तीसरा क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेन में पाया जाता है। लिप चिन थ्रोट एंगल कितना होना चाहिए? लिप चिन थ्रोट एंगल 90 डिग्री होना अनिवार्य है। नीट पीजी क्वेश्चंस हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और थोड़ा सा हमको ताकत भी मिलती है कि हम और अच्छा कोशिश करेंगे। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो सबको समझ में आए अच्छे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल जरूर करता हूँ। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जानकारी जाए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।